आए थे। ओके, तो कॉलेजिंग के क्वेश्चन आए थे, तो सब आपको पहले तो आप बहुत ऐसे सारे आए पढ़ चुके होंगे ना थे। एक बार तो। चलो कोई ना, हम टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना। चलिए बच्चों, तो हमारा जो चैप्टर है उसका नेम क्या है? उसका नेम है ग्रेविटेशन। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। एंड ग्रेविटेशन, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, आज अपना जो टॉपिक है, हम आज बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है बच्चों। ओके, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने पोटेंशियल एनर्जी की बारे में बात की थी, सबको याद है पोटेंशियल एनर्जी? सो लेट मी रिमाइंड अगेन। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मासेस, फॉर एग्जांपल अगर मान लो दो मासेस है, ठीक है, m1 एंड m2, ठीक है। अगर इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, मान लो r है, तो बच्चों इस कॉम्बिनेशन और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू g m1 into m2 डिवाइड बाय r, ठीक है बच्चों। आप सबको याद है ना ये इक्वेशन? किसी को डाउट इसमें, कोई भी क्वेश्चन? तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एंड आई थिंक सबको पता होगा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इट्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग एनी मास फ्रॉम इन्फिनिटी, और वी कैन से फ्रॉम रेफरेंस टू ए स्पेसिफिक पॉइंट। देखो इसका मतलब, एक्चुअली देखो इसका मतलब क्या है। सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि आपस में हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है कि जो मास m2 है ना, इसको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हम लेके आए, ओके। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और कैसे आता है ये? कांस्टेंट स्पीड पे। इतना आपको देखो, इतना अंदर घुसने की जरूरत है, आपको बस इतना ये पता होना चाहिए, अगर दो मासेस अगर उनके बीच में अगर r डिस्टेंस है, तो उनकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -g m1 m2 डिवाइड बाय r। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अब सोच के देखो, अगर मान लो कोई मास है, अगर जो आप मास लेके आ रहे हो, अगर इसका मास अगर हो जाए 1 kg, अगर इसका मास 1 kg हो गया, तो बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे? अगर मान लो m2 का मास 1 kg हो गया, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? g m1 डिवाइड बाय r। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल। सो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टेस्ट मास। मान लो m नोट है ये, मान लो ये m नोट है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ g m डिवाइड बाय r। एक काम करो, इसको तुम m लिखो, उसको तुम m नोट लिखो, ठीक है। m नोट अपने क्या बच्चों? टेस्ट चार्ज, ओके। इट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, okay. So the gravitational potential at any point in a gravitational field is defined as work done in bringing a unit mass from infinity to that point. किस किस को यहाँ तक समझ आ गया? सर पीछे यू जो था पोटेंशियल एनर्जी थी ना? हाँ हाँ हाँ, तो हमेशा हम यू को, हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिफाइन करेंगे, ठीक है, और पोटेंशियल को हम वी से डिनोट करेंगे। सर एक बार ये बता दो, यहाँ पर यू मतलब अपॉन में m2 लिखा है आपने? m नॉट, इट्स m नॉट। एक मिनट इसको मैं यस सर, ये वाला रिमूव एक्सप्रेशन कर, क्लियर नहीं हो पाया वेट पूरा। वेट 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 देखो बच्चों, हमने क्या किया ना, ये मुझे पूरा रिमूव करना पड़ेगा ये। देखो, मान लो दो मासेस है, एक m है एक m नॉट है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ कैपिटल G m इंटू m नॉट डिवाइड बाय r।
अगर मान लो जो टेस्ट मास हम जो लेके आए, अगर उसका मास 1 kg हो जाए, अगर टेस्ट मास का मास 1 kg हो जाए, तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जी कैपिटल जी माइनस ऑफ कैपिटल जी इंटू एम डिवाइड बाय आर, यही हो जाएगी ना। इसको हम क्या बोलेंगे? Yes, sir. पोटेंशियल। इसको बोलेंगे बच्चों पोटेंशियल। आया सबको समझ में? सर मेरे नहीं आए समझ में। और सर ये बच्चे- यू बाय आपने एम नॉट किस लिखा? यू को मैंने बच्चे एम नोट नहीं लिखा, मैंने एक मिनट, मैंने इसका देखो मतलब क्या होता है। अगर मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब है जब एम नोट की वैल्यू अगर 1 kg हो जाए, उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो आया सर समझ में? इसमें हम m की वैल्यू भी तो कर सकते हैं ना 1 kg, तब यहाँ पर m नॉट आ जाएगा। बच्चे देखो क्या होता है, मान लो चलिए पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आप इतना कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं ना, वो सुनने की बजाय आप जो सोच रहे हो ना, उस पर फोकस कर रहे हो। समझ रहे हो? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये मेरी भी प्रॉब्लम थी है यस कि सर। देखो, सब प्रॉब्लम पता क्या है, आप सबने ये सब चीजें आपने पहले से पढ़ रखी है, कुछ कुछ आपको आता है। आप क्या कर रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ और साथ में आपको जो चीजें याद है, आप उनको याद करने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा ओके हाँ, यहाँ तक तो मुझे ऑलरेडी आता है। बच्चों कुछ टाइम के लिए भूल जाओ, आपको जो भी आता है ना कुछ टाइम के लिए भूल जाओ, वरना सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मैं जो बोल रहा हूँ मैं ये नहीं कर रहा कि मैं बिल्कुल ऐसे रिजिड होकर सुनो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अदरवाइज मिक्सअप हो जाएगा सब कुछ। अगर मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा होता ना जो आपने कभी सुना ही नहीं है, तो उस टॉपिक को पढ़ाने का फायदा क्या कि आपको चीजें नहीं पता, अब मैं जो बोलूंगा आप वही सुनोगे। बट प्रॉब्लम क्या, ये सब टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो बच्चे कुछ टाइम के लिए भूल जाओ कि आपने कुछ पढ़ रखा है। यहाँ तक मेरी बात समझ आई? यस सर। ठीक है, मान लो Yes, दो sir. मासेस है, एक मास है एम, एक मास है एम नोट। ठीक है बच्चों, एम नोट मैंने स्पेशल क्यों लिया, क्योंकि बच्चों टेस्ट मास है। अगर आप ये बोलोगे कि भाई क्या बोलते हैं हम एम से डिवाइड कर सकते हैं, बट इतना कंफ्यूज होना क्यों है? आप पहले एक बार टेस्ट मास के बारे में समझ जाओ, उसके बाद आप अपने आप कर सकते हो। समझ रहे हो? जैसे किसी ने भी बोला कि हाँ, अगर हम यू बाय एम भी कर सकते हैं, बट पहले आप ये वाला कंफर्म कर लो, अगर आप यहाँ ये आपको कितना समझ आए। समझ रहे हो? तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी अपने सिस्टम की? ये हो जाएगी अपनी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर जो टेस्ट मास है जिसको आप लेके आ रहे हो, अगर उसका मास होता है 1 kg, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी आती है ना उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। ये डेफिनेशन है बच्चों एक्चुअली। यहाँ से मेरी बात समझ आई? सर यहाँ पर v क्या है? वी पोटेंशियल। सर जैसे आप इसमें डेरिवेशन सॉल्व करवा रहे हो, ऐसे नीट में आएंगे डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए? डेरिवेशन नहीं आते बच्चे, नीट में कभी नहीं आते, बट आपको इन सब का मीनिंग समझ आना चाहिए। समझ रहे हो? ओके तो सर। बच्चों तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। देखो मैं आगे यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस ऑफ जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाय आर। ठीक है, ओके मान लो, ठीक है। और पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज यू डिवाइड बाय, मान लो चलो ठीक है, एक काम करो, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, मैं एक को m लिख देता हूँ, एक को m नोट लिख देता हूँ, m नोट और m। ठीक है, तो u डिवाइड बाय m नोट यानी कि पोटेंशियल विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ g m डिवाइड बाय r। आए यहां तक समझ में? यस सर। ठीक है, ये अपना पोटेंशियल हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सर बस मुझे ये चीज नहीं आई सर, ये यू बाय म्यू नॉट कैसे आया? बच्चे ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है। अगर मान लो, तो देखो ओके मान लो सर। दो मासेस है, माइनस ऑफ जी 5 इंटू 4 kg डिवाइड बाय मान लो r। अगर आपको अगर पोटेंशियल निकालना किसी पॉइंट पे, तो u बाय 4 कर दो, चलो मान लो, तो ये क्या हो गया? माइनस जी इंटू 5 डिवाइड बाय r। मतलब क्या है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, मान लो ये 5 kg मास है और ये 4 kg मास है। ठीक है, तो इस लोकेशन पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इस मास की वजह से
ये पोटेंशियल आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, आगे चले। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बच्चों आपको बस सिंपल सी याद रखनी है, इतना को कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी दो मासेस के बीच में होती है। ठीक है, U इज इक्वल टू माइनस ऑफ G m1 m2 डिवाइड बाय R, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक मास की वजह से होता है V, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ G m डिवाइड बाय R। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कोई मास m है, अगर आपको किसी पॉइंट P पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ G m डिवाइड बाय R। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो यहाँ तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ये जो माइनस GM लिखा है हमने M1 प्लस M1 M2 को साथ में लिख के लिखा है, M जो लिखा है मतलब सर, आपने VP इक्वल टू माइनस GM लिखा है, तो ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है इक्वल टू माइनस G M1 M2 है, तो M1 M2 को आपने M लिखा है। नहीं बच्चे, आप सब इतना कंफ्यूज मुझे हो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा। बच्चे पोटेंशियल का मतलब क्या है भाई? देखो, याद करो, चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यस सर। यस सर। वो सेम यही तो है वो, यहाँ पे मास की वजह से है। इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, माइनस ऑफ G m डिवाइड बाय R। वहां पे क्या होता था, KQ बाय R। समझ, आगे चले। यस सर। चलिए नाउ, ठीक है, अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अपना आ गया ये। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? अगर आपको इसकी यूनिट निकालनी है तो याद करो, जूल पर केजी। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय मास। ठीक है, डायमेंशन आप आराम से निकाल लोगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। बच्चों इतना कंफ्यूज मत हो, सेम आपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो पढ़ा ना, सेम हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बस यहाँ पे मास की वजह से, वहां पे चार्ज की वजह से। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आगे हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड और G ड्यू टू स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर होता है, एक होलो स्फीयर होता है। बच्चों अगर आपको याद हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी, G m डिवाइड बाय R स्क्वायर। मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा। उसको हम G से डिनोट करते, बट इसको हम G वेक्टर से डिनोट करते। यही होता है, याद है बच्चों सबको, Gm बाय R स्क्वायर। यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बच्चों, चलो अभी तक हमने क्या मारा था बच्चों, देखो ध्यान रखना, अभी तक हमने जितने भी मासेस मारे थे ना, हमने अब तक जितने भी मासेस मारे थे बच्चों, सारे मास क्या थे, पॉइंट मासेस थे। सबके सब जो भी थे ना बच्चों, पॉइंट मासेस थे, पॉइंट मास। लेकिन अगर मान लो पॉइंट मास होने की बजाय, अगर जो है पॉइंट मास होने की बजाय अगर कोई और मास हो जाए, तो मतलब क्या है, एक ऐसा मास हो जाए, ठीक है, जिसके डायमेंशन और जिसकी शेप आप क्या कर पाओ, आप इग्नोर ना कर पाओ। कहने का मतलब क्या है बच्चों, मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। देखो इसका एग्जांपल समझना, देखो क्या, मान लो हम बात करते हैं पहले ग्रेविटेशनल फील्ड G ड्यू टू होलो स्फीयर। ठीक है बच्चों, इसके 3 केसेस हैं। इसके 3 केस है। देखो बच्चों, इसका देखो मतलब क्या है, मान लो एक अपना एक चार्ज अपना एक चार्ज है, लेकिन वो कैसा है, वो होलो स्फीयर है। सबने प्लास्टिक की बॉल देखी होगी ना, जो छोटे बच्चे खेलते हैं प्लास्टिक की बॉल। यस यस सर। सर। ठीक है, देखिए सबने। तो बच्चों उसका मास मान लो क्या है, कैपिटल M है, और उसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, नाउ अब देखो बच्चों, आपको क्या करना, आपको ना
ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है एक पॉइंट P पे जिसका डिस्टेंस इसके सेंटर से कितना स्मॉल आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्या, व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब क्या है, जो पॉइंट आप जिस पॉइंट पे आप ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हो अगर उसका डिस्टेंस इसके रेडियस से बड़ा हो तो फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अगर मैं फील्ड निकालना है तो फील्ड कैसे निकलेगा, G इज इक्वल टू G(m/r²). ठीक है, और हमेशा डायरेक्शन किधर होती है ग्रेविटेशनल फील्ड की, हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स द मास, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये सबको समझ आया। नाउ सेकंड केस, अगर बच्चों सेकंड केस अगर r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाए, मतलब क्या है, हमें उसके सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। ठीक है, निकाल देंगे। जी फॉर्मूला क्या था, G(m/r²), लेकिन इस बार r की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R है, पुट कर दो यहाँ पे G(m/R²). यहाँ तक किस किस को समझ आ गया? यस सर, आ गया। थर्ड, व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब क्या है, जो पॉइंट P है वो इस बार होलोस्फीयर के अंदर है, तो बच्चों उस केस में क्या होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है होलोस्फीयर के केस में। किस किस को यहाँ तक समझ आ गया? सर लास्ट वाला 0 कैसे? देखो तो इसका एक डेरिवेशन होता है। ठीक है, अब आप बस ये मान के चलो कि अगर आप जब अंदर इसका अगर आप कोई पॉइंट अंदर रखोगे वहां पे कोई मास तो होता नहीं अंदर, इसलिए आप 0 पे मान के चलो, लेकिन इसका प्रॉपर डेरिवेशन वाला r इक्वल टू r है, R इक्वल टू कैपिटल R है ना। तो 3 केस होंगे। देखो मान लो देखो, अगर मान लो कोई बड़ा चार्ज है, उसके 3 केस हो सकते हैं। एक तो क्या है, मान लो ये चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल मान, चलो ठीक है, ये देखो मान लो एक चार्ज है, एक पॉइंट यहाँ पे है बाहर, तो यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, दूसरे केस में अगर पॉइंट इसके सरफेस पे हो तो उस केस में हमें निकालनी है। अगर तीसरे केस में अगर जो पॉइंट जिस पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है अगर वो इसके अंदर हो तो होलोस्फीयर के केस में बच्चों क्या होता है, फील्ड क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, अगर इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, कंडीशन देखो क्या होती है, R इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, अब देखो बच्चों अब देखो इससे जो पीछे अगर मान ले G वर्सेस स्मॉल r, अगर आप इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, फर्स्ट केस में देखो क्या, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। यस सर। ठीक है, यहाँ पे G 0 है, तो बच्चों अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, व्हेन R इज लेस देन कैपिटल R, उस केस के लिए तो G 0 है ना, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा बच्चों, 0। और क्यों, क्योंकि R इज लेस देन कैपिटल R। व्हेन R इज इक्वल टू कैपिटल R, उस केस में बच्चों हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आ गया था, कैपिटल G(m) डिवाइड बाय R²। यही आया था ना, ये अपने इस पॉइंट पे हो गया। लेकिन आप जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाओगे, इस केस में बच्चों क्या है, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ अपना कैसा आ जाएगा, ग्राफ अपना आ जाएगा ऐसे। किस किस को समझ आ गया ये? यस सर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। नो सर। हाँ जी, क्या समझ गए? देखो यहाँ पे देखो ना, एक मिनट, तो यहाँ पे क्या है, G 0 है, व्हेन R इज लेस देन कैपिटल R, व्हेन R इज इक्वल टू कैपिटल R, अपने ये इक्वेशन ये वाली पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, और व्हेन R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, वो तो फिर R के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे आ जाएगा, सो G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। सर यहाँ पर कैपिटल R क्या है? अब बताओ कैपिटल R क्या है? सर स्मॉल r तो इसकी रेडियस है। बच्चे कैपिटल R इसकी रेडियस है। अब मैं कह रहा हूँ ना, देखो बच्चों आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो, बच्चों मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। अब सोचो कोई बच्चा बोल रहा कि जो स्मॉल r उसका रेडियस है, सोचो आपने सब कुछ उल्टा कर दिया।
अच्छा, स्मॉल आर एक वेरिएबल डिस्टेंस है पॉइंट पी का, किसी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, समझ रहे हो? अब किस किस को समझ आ गया? यस सर। ठीक है, नाउ सिमिलरली m1 मास है। सर कह रहे हो? इसमें स्मॉल जी क्या था सर, एक बार बता दो। स्मॉल जी क्या था, कौन बताएगा? सर मेरे को याद नहीं आ सर रहा। ग्रेविटेशन फील्ड है ना। अरे बच्चे कैसी कैसी बातें कर रहे हो? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी बेटा, वो तो ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या सर। होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। बच्चों सिमिलरली नाउ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। बच्चों अगर सर सॉलिड स्फीयर हो ना, नोट पढ़ना था। आपको नोट्स मिल जाएंगे ना, डोंट वरी। ओके सर। ठीक है, आप सबको नोट्स मिलते हैं ना वैसे? सब मिलते हैं पर ब्लैक ब्लैक, किसी में व्हाइट व्हाइट होता है। अच्छा कोई ना, साथ मिल जाएगी। देखो बच्चों, सॉलिड स्फीयर, तो फर्स्ट टू केसेस आर सिमिलर टू होलोस्फीयर। बच्चों पहले दो केसेस है ना, वो होलोस्फीयर वाले बिल्कुल सेम केसेस है। क्यों भाई? एक में क्या होगा, एक में पॉइंट बाहर होगा, एक में पॉइंट सरफेस पे होगा। सेम जो चीज यहाँ पे थी, सेम इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, थर्ड केस की बात कर रहे हैं। नाउ मान लो कि ये अपना सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है। बच्चों ध्यान से सुनना आप, ठीक है? मास कैपिटल एम है, इसका रेडियस आर है। ठीक है बच्चों, अब हमें मान लो निकालना है, हमें इस पॉइंट पे हमें निकालना है क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बच्चों इसको हम ये मान सकते हैं ना, इसके अंदर वाला पॉइंट है, तो हम मान सकते हैं कि इस पॉइंट पी पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो एक ऐसे स्फीयर की वजह से होगा जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। किस किस को ये बात समझ आ गई? यस सर। भाई भाई ये वाला केस तो हो गया ना, ये सेकंड वाला केस तो हो गया। यस सर। भाई हमने क्या किया भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला पॉइंट पी पे। एक काम करो, एक स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर ले लो, उसका रेडियस स्मॉल आर कर दो। समझ रहे हो? थर्ड केस है ये, थर्ड केस व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल जी एम डैश डिवाइड बाय आर स्क्वायर। किस किस को यहां तक समझ आ गया? एम डैश क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो टोटल का मास कैपिटल आर है ना, टोटल स्फीयर का। तो हमें तो छोटा स्फीयर लेना, उसका मास क्या होगा, एम डैश। ठीक है बच्चों, अब मुझे सोच के बताओ, एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वॉल्यूम के अक्रॉस होता है ना। भाई देखो, यस अगर सर। मान लो पेन है, इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लेंथ के अलॉन्ग है। ये क्या है, एक रेक्टेंगल, मतलब एक रेक्टेंगल है, इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन एक एरिया के अक्रॉस है। अगर मान लो सॉलिड है, ये अंदर से सॉलिड है, इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बच्चों, वॉल्यूम के अक्रॉस। तो बच्चों जब इसका रेडियस कैपिटल आर था तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इतने में कितना मास है, कैपिटल एम। तो एक अगर होता वॉल्यूम तो कितना मास होता, एम डिवाइड बाय 4/3 4/3 पाई पाई आर आर। क्यूब। अगर मान लो हम इसका निकालें 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, अगर इतने वॉल्यूम का निकालें तो कितना मास आ जाएगा, ये कट कट, फाइनली क्या आ जाएगा, आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू मास एम। ये आ जाएगा ना, ये अपना क्या है, एम डैश। बस क्या करो, जी इज इक्वल टू जी एम डैश। एम डैश कितना है, आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू में एम डिवाइड बाय में आर स्क्वायर। तो जी कितना होगा इस बार, जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर क्यूब इंटू में आर। किस किस को समझ आ गया ये? सर कैपिटल आर यहाँ पे रेडियस है ना। हाँ जी। तो बच्चों इस बार क्या है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जी
जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। किस किस को बात समझ आ गई? सर रेडियस तो बड़ा वाला आ रहा है ना, तो आपने छोटा क्यों लिखा है? अरे बच्चे, रेडियस मतलब सॉरी, या माय मिस्टेक, इट्स नॉट रेडियस, इट्स अ डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। आर क्या है? आर इज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। आगे सबको समझ में? अब समझ आएगा बच्चों? किसी को डाउट अभी यहाँ पे? ठीक है, सर यार आपने आ गया। स्फीयर कैसे बना दिया सर? क्या कह रहे हो? सर आपने इसके अंदर स्फीयर कैसे बनाया? बेटा मान लिया ना हमने मान लिया। भाई देखो, जब भी व्हेन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर था, मतलब क्या? इसका मतलब क्या है कि भाई जो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? सरफेस पे लाई कर रहा है। अब हमें क्या क्या बच्चों, पॉइंट पी निकालना है, लेकिन पी क्या इस बार अंदर है सॉलिड स्फीयर के, तो हम एक ऐसा स्फीयर मान सकते हैं ना भाई, एक ऐसा स्फीयर मान लो, ऐसा स्फीयर जिसके सरफेस पे पी लाई करता हो, तो वो स्फीयर कौन सा होगा? वो स्फीयर कौन सा होगा जिसका रेडियस स्मॉल आर है। हमने फिर क्या किया? हमने उसका मास निकाल लिया फिर। समझ रहे हो? अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये जो ग्राफ है ये तो सिमिलर आएगा। क्यों? सॉरी, ये मतलब इसको टच नहीं करेगा बच्चों, ये लगेगा आपको टच कर रहा है बट टच करेगा नहीं ऐसे। तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कौन सा था ये? फर्स्ट वाला केस, ठीक है। और व्हेन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, उस केस में फिर वही वैल्यू आ जाएगी, जी एम बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो उस केस में बच्चों इस बार क्या है? इस बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ बच्चों ऐसे होता है, स्ट्रेट लाइन। किस किस को यहां तक समझ आ गया? ये सर ग्राफ तो आ गया। पक्का? कोई सर डाउट, कोई स्ट्रेट क्वेश्चन? लाइन तब बनेगी ना जब जो स्मॉल जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के, स्मॉल आर के। हाँ जी बच्चों, सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है व्हेन पॉइंट लाइज बिट। अच्छा बच्चों, सबको समझ आ गया ना पॉइंट पी का मतलब क्या? हम एक पॉइंट, हमने रैंडम पॉइंट ले रखा है, हम क्या करें उस पर हम निकाल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड। भाई कहाँ कहाँ पॉइंट हो सकता है? भाई उस चार्ज के बाहर हो सकता है, उस चार्ज के ऊपर हो सकता है, सरफेस हो सकता है, उसके अंदर भी हो सकता है। समझ रहे हो? यस सर ये सर। आगे चले? थर्ड केस देखा है ना? हाँ जी हाँ, ये थर्ड केस है, क्योंकि फर्स्ट टू केसेस आर सिमिलर टू होलो स्फीयर। ठीक है, आगे चले। सर होलो यस स्फीयर सर। और सॉलिड स्फीयर में? होल स्फीयर में क्या? सर होलो मतलब अंदर से बिल्कुल खाली और सॉलिड में कुछ अंदर से मटेरियल है। सॉलिड में मतलब जैसे कैसे बताऊं, आपने रबर की बॉल देखी है? रबर, रबर की जो बॉल होती है यस ऐसे सर। दबा तो दब जाती है। मैं कोस्को की बात नहीं कर रहा, जो रबर की बॉल होती है। आपने देखो छोटे छोटे बच्चे लेके घूमते रहते हैं, यस ठीक है। सर। गोल्फ की बॉल होती है, फिर जो लेदर की बॉल होती है जो क्रिकेटर खेलते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे खेलते हैं प्लास्टिक वाली से, वो अंदर से खाली होती है, उसको होलो स्फीयर बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली बच्चों, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला ना, ऐसे पोटेंशियल भी निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। और सर एक और चीज सर, हमने पिछले वाले में उसे पाई 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल क्यों रखा? क्योंकि बच्चों 10 किलो संतरे अगर 100 रुपए के हैं, तो 1 किलो कितने का होगा? अच्छा समझ आ गया सर अब। अरे वाह, क्या बात है, बड़े स्मार्ट बच्चे हमारे। तो देखो सर नाउ, आपने समझाया हुआ है। हाँ जी, पोटेंशियल ड्यू टू होलोस्फीयर। बच्चों इतने सिंपल सिंपल टॉपिक है ना, ट्रस्ट मी, मैं आपको ना कुछ नया सिखा ही नहीं रहा, ये सब का आपको ऑलरेडी आता है। सब कुछ आपको ऑलरेडी आता है, सब कुछ। बस ध्यान से सुनते रहो। आपको जो ऑलरेडी आता है बस आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आपको कुछ आता है, बस ध्यान से सुनते रहो उसके। हाँ कॉल करें प्लीज। अंदर दिमाग में मत चलाना कि अच्छा पोटेंशियल ड्यू टू होलोस्फीयर, हाँ हाँ ये कुछ करेंगे, कुछ भी मत सोचो, बस ऐसे देखते रहो। ओके ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू होलोस्फीयर, ठीक है, बस अंदर दिमाग में कुछ भी मत चलाना, वरना सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है। देखो बच्चों, होलोस्फीयर यहाँ केस लेते हैं, ध्यान से सुनो। मैं देखो, मैं चाहता हूँ कि आपकी चीजें दिमाग में रहे। बात समझने से नहीं है, समझ तो आपको आ ही रही है। बात है कि मैं चाहता हूँ आपकी चीज दिमाग में रहे कि भाई चलो ठीक, आपने जो सीखा है वो याद भी रहे। देखो मान लो एक होलोस्फीयर है, हमने मान लिया,
ठीक है भाई, होल स्फीयर है तो इसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। इसका मास क्या है? कैपिटल एम, कैपिटल आर। अब हमें क्या करना है बच्चों? हमें बच्चों फर्स्ट केस क्या बोलता है? फर्स्ट केस सुनो। फर्स्ट केस बोलता है कि भाई एक ऐसे पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल के बता जिसका रेडियस, जिसके डिस्टेंस इस होलोस्फीयर के रेडियस से बड़ा हो। वो कौन सा पॉइंट होता? देखो भाई, वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट पी है, ये इससे बाहर लाई कर रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल निकाल के देखा तो तुझे मालूम है। अच्छा जी, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होता था? फॉर्मूला क्या होता था? माइनस जी, जिसकी वजह से निकालना है उसका मास, और जहां पे निकालना है उसका डिस्टेंस आर। बस ये हो गया अपना। ले भाई, एवी टेंशन दे रही बच्चों को। किस किस को यहाँ तक समझ आ गया? सर ये तो पहले वाले की तरह ही है। सर भाई है बिल्कुल ठीक है भाई। अच्छा जी, ऐसी बात है। अच्छा काम करो, जब इसका इसके सरफेस पे, मतलब क्या, एक ऐसे पॉइंट पे निकाल के बताओ जो इसके सरफेस पे लाई करता हूँ। अच्छा बेटा, ऐसी बात है, ले फिर हमें निकाल देते। भाई जनरल फॉर्मूला तो ये होता है। अब ये कह रहा कि भाई इसका जो डिस्टेंस है इस बार पॉइंट का, ये आर है, कैपिटल आर है। इसका मतलब ये तो इसके सरफेस पे लाई कर रहा है। वाह बेटा वाह, लो फिर इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस जी डिवाइड बाय आर। ले, इसमें क्या था? ये तो बहुत ही सिंपल सा था। अच्छा जी, ऐसा कुछ है? माइनस साइन अट्रैक्शन के लिए है ना? यस, बिल्कुल सर। सही। याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था? अगर माइनस प्लस की चार्ज होता था तो वहां पे नेगेटिव होता था। ओके सर। अच्छा बेटा, ऐसी बात हो। एक चीज बताओ, जब ये अगर मान लो कोई पॉइंट अगर मैं अंदर बैठा दूं उसके, इस हॉलोस्फीयर का अगर मैंने अंदर पॉइंट बैठा दिया तो उसका पोटेंशियल क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? बस यही आएगा, सेम। कौन सा? जो उसके सरफेस पे था, सेम पोटेंशियल आएगा। ध्यान रखना इस बात को। अब आ रही है चीजें समझ इलेक्ट्रिक में। फील्ड और पोटेंशियल में ये डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था उसके अंदर, लेकिन बच्चों पोटेंशियल सेम रहेगा। यस सर, क्या अब करे बच्चे? सर ये तो अब फर्स्ट क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही। हाँ जी, बस ध्यान से सुनते रहो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये इक्वेशन तो तुमने निकाल दी है। जरा ग्राफ ड्रॉ करके बताओ ना, तो बात मानेंगे। नहीं बेटा, ग्राफ भी ड्रॉ कर देंगे, हमारे बच्चे बड़े तेज है। अभी देखना, अभी लो। अच्छा, जब इसका डिस्टेंस लेस देन कैपिटल आर है, उस केस में तो ये वैल्यू है। अच्छा जी, ये वैल्यू है, तो ये तो फिर कांस्टेंट रहेगी। कहां तक रहेगी? जब तक आर किसके, कैपिटल आर के इक्वल ना हो जाए। तो लो फिर ड्रॉ कर दो लाइन ऐसे। ये नीचे के, आपने नीचे क्यों ले रहे हो? अरे सर, इसलिए नीचे ले रहे हो ना क्योंकि नेगेटिव है। अच्छा, नेगेटिव इसलिए नीचे ले रहे हो, ओके। हम्म, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया? सर ये आ गया आपने यहाँ पर माइनस। पी लिख दिया गलती से। कहाँ पी लिख दिया मैंने? हो, सर आर। यस सर। यस अच्छा, सर। इसका मतलब कुछ बच्चे सो रहे और कुछ बच्चे जाग रहे। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये कितना आ गया? ये तो कांस्टेंट रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है। ये वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ जी एम डिवाइड बाय आर। ठीक है, इसके लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा ऐसे। क्यों? बिकॉज v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। किस किस को अगर आप समझ आ गया? यस सर, आ गया। सर आपने नहीं, फर्स्ट थर्ड तो बनाया नहीं। क्या नहीं किया मैंने? फर्स्ट वाला यस सर, फर्स्ट वाला। बच्चे, फर्स्ट वाला जो लास्ट में सबसे बनाया था, ये क्या? v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पे कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाएगा ये। और उससे पहले वाला ये क्या था? दोनों तो सेम हो जाएंगे ना। ये ग्राफ ये है, और ये वाला ये है। ठीक है, ओके सर, आ गया आगे चले। समझ। यस बहुत ही सर। बढ़िया, छा गए हमारे बच्चे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा जी, चलो बेटा सॉलिड स्फीयर के बारे में बताओ, तब बात करेंगे इस बारे में। वी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अरे हमारे बच्चे सॉलिड स्फीयर की वजह से निकाल देंगे, टेंशन ना लो। हम देखते हैं अभी। बच्चों, पहले दो केसेस क्या होंगे? सेम। सेम होंगे। याद हो गया बच्चों को? तो फर्स्ट टू केसेस आर सेम एज ऑफ क्या 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 क्या? होलोस्फीयर
एज ऑफ होलो स्फीयर। किस किस को यहाँ तक समझ आ गया? यस आगे सर। सर। चलिए बच्चे फिर मैं लिख देता हूँ। चलो चलो मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, हम ड्रॉ कर देते हैं, वरना बच्चे बुरा मान जाएंगे। लो भाई हमने ड्रॉ कर दिया, फिर ऐसी बात है तो हम ड्रॉ कर देते हैं, हमें क्या, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसका मास कैपिटल एम है, इसका रेडियस आर है। चलो तो बच्चों या सो फर्स्ट केस के लिए क्या हो जाएगा, v इज माइनस जी एम बाय आर। सॉरी नो 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 नो, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, स्मॉल आर। सेकंड केस के लिए v इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय कैपिटल आर। बच्चों थर्ड केस जो है ना, इसका आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या होता है, माइनस ऑफ जी एम डिवाइड बाय 2r³ इंटू 3r² माइनस r²। ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। इसका प्रॉपर डेरिवेशन होता है, बट आपको डेरिवेशन की करने की जरूरत नहीं है। ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है? यस सर। ओके सर। ठीक है, मैंने इसको कैसे याद रखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ये मुझे भी शुरू में बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी। ठीक है, मुझे इतना पता है कि माइनस जी एम बाय आर क्या होता है, हमेशा पोटेंशियल होता है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं भाई, ये बोल रहे हैं कि भाई हम तो नीचे 2r³ लिखेंगे। तो मैंने क्या किया बच्चों, देखो अब देखो बच्चों, नीचे अगर 2r³ है तो r³ बच्चों, लेकिन r³ तो पोटेंशियल में आता नहीं है, तो हमें इसको किसी ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जिसमें इसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। आई होप मेरी बातें सब रिलेट कर पा रहे होंगे भाई। आप अगर इसके पावर को कट करोगे तो r बचेगा ना, यस यस सर। समझ रहे हो, r बचेगा। तो अगर आप ये वाला चीज याद रख लो ना, ये आपको अपनी बात याद हो जाएगी। कैसे, मैंने कैसे किया हुआ है देखो, मैं आपको बता देता हूँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मैंने कैसे किया हुआ याद। ये पहले मुझे भी याद नहीं होता था, तो मैंने इसको याद कैसे किया, पहली चीज सबसे सिंपल सी, क्या मैंने बस ये याद रखा, मैंने याद रखा। ठीक है, अब देखो अगर इसके नीचे r लेके आना पड़ेगा, मतलब डिस्टेंस लेके आना पड़ेगा, तो उसको मुझसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, r² से। जो इसकी पावर है यहाँ पे आगे लिख दो, जो इसके आगे था उसकी पावर कर दो, ये इसके पावर इसके आगे लिख दो, माइनस r² कर दो। बस ये मैंने ऐसे याद किया होता। ठीक है, ये बस आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें डेरिवेशन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब देखो इसका जो ग्राफ है आपको दिखा देता हूँ, ग्राफ कैसे होगा इसका। पहले 2 पार्ट का ग्राफ तो बिल्कुल सेम होगा, v वर्सेस r, r इज इक्वल टू कैपिटल R। बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। ठीक है, किसके लिए, एक मिनट इसको बाद में रुको। ठीक है, नाउ बच्चों इस बार क्या है ना, इस बार कांस्टेंट नहीं है, तो बच्चों इसका जो ग्राफ होता है एक्चुअली, इसका ग्राफ ऐसा होता है। ग्राफ ये वैल्यू होती है -3/2 GM/R। ये वैल्यू कितनी थी, -GM/R। ठीक है, ये वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, R की वैल्यू क्या कर दो, 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करोगे ये आ जाएगा ना -3/2 GM/R। ये अपना ग्राफ आ जाएगा इसका पोटेंशियल का। सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, ये वाला ग्राफ इसके लिए है। ठीक है, और ये वाला ग्राफ इसके लिए। किस किस को यहाँ तक समझ आ गया? सर मुझे ना बस ये थर्ड वाला ग्राफ नहीं आया सर, ये कैसे इंक्रीजिंग कैसे? इंक्रीजिंग दोनों बच्चों के तो देखो, सेम ही ग्राफ हो रहे हैं इसमें। नहीं ग्राफ सेम कैसे है, सर आपने ब्लू वाला भी इस पे टिक करा है और डैश वाला तो है ही नहीं किसी का भी। नहीं डैश वाला कौन सा ग्राफ है बच्चे, ये ग्राफ नहीं है ना, ये ये ग्राफ डैश नहीं है। लाइन जा रही है जो। ये तो बेटा ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है ना बच्चों, आपने देखा नहीं बुक के अंदर डॉटेड लाइन से वो रिप्रेजेंट करते हैं भाई। जैसे मान लो ये पॉइंट है, अगर आपको ड्रॉ करना है कि ये पॉइंट कहाँ जाके मिलेगा इस पे, ये R इक्वल टू कैपिटल R, ये पॉइंट यहाँ कहाँ जाके मिलेगा, ये -GM/R पे मिलेगा।
ये ग्राफ नहीं है, डॉटेड लाइन ग्राफ नहीं बच्चों, वो तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉइंट्स कहाँ पे होंगे। आया सबको समझ में? यस सर। ठीक है, सर आप ये 3/2 वाला बता रहे थे सर, ये इंक्रीजिंग कैसे? बच्चे अगर आप देखो, जब आर की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे तो ये चीज आ जाएगी। जब आर की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो, यस सर। जब आर की वैल्यू आप इनफाइनाइट कर दोगे तो ये इससे बड़ा नहीं हो जाएगा भाई। आप अगर इसको बढ़ाते रहोगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ना भाई, अभी तो नेगेटिव है ये। मेरी बात समझ आ रही है? सबको मेरी बात समझ आ रही है क्या यस सर। भाई? अच्छा एक काम करो, देखो सुनो, आर को जब कैपिटल आर पुट कर दोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 3r² माइनस r², कितना बचेगा? 2r²। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r² से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या वैल्यू आएगी? ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी? यस सर। यस सर आएगी। ठीक है, आगे चले। यस सर। चलिए, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। बच्चों याद करो, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ पढ़ा था, E = -dV/dr। यस सर। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिखते थे, E = ∂V/∂x i cap minus ∂V/∂y j cap minus ∂V/∂z k cap। किस किस को याद है ये? यस सर याद है। सर ऊपर वाला Same। तो पढ़ा था, नीचे वाला नहीं पढ़ा था। हाँ, नीचे वाला पढ़ाया ऐसे होता था है बच्चों। वो। ठीक है, तो फिर ये अपना सेम इसके लिए ये आ जाएगा। ये वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, समझ रहे हो? और अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो ना, तो आप यहाँ पे जी की जगह आप ई भी लिख सकते हो। अगर किसी को लगता नहीं सर मुझे तो ना ई, देखो मैं अपना बता रहा हूँ भाई, जैसे वी को लिखने में पोटेंशियल की फील आती है, ऐसे मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लिखने में फील आती है, जी में मुझे फील नहीं आती। अगर किसी को कंफ्यूजन हो ना, तो आप अपने नोटेशन खुद यूज कर सकते हो कि भाई ई वेक्टर क्या है, मेरे लिए तो ग्रेविटेशनल फील्ड है जब मैं ग्रेविटेशन चैप्टर करूंगा, और ई मेरे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है जब मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करूंगा, समझ लो? तो आप इसको ई भी लिख सकते हो अगर आपको उसमें फील आती है। तो सर ई वेक्टर यहाँ पे ग्रेविटेशन है। नहीं नहीं, ये आपको बताना पड़ेगा ना, ये आपके खुद के लिए है भाई। आपका जो नीट का एग्जाम है, आपको वहां पे किसी को दिखाना दो ना आपने जी को क्या माना है, या आपने ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या माना है, ये आपके खुद की नोटेशन है। मेरी बात किसी को कंफ्यूज कर रही है क्या? नो सर। ओके, चलिए देखो बच्चों, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कुछ ना वही सेम फॉर्मूला, अभी जो हम फील्ड के बारे में बात करते हो अपनी, अब क्या है, यही तो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे कैपिटल आर है, ये रेडियस है, समझ लो? किस किस को यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अब आप अगर जी की वैल्यू पुट करोगे 6.67 इंटू 10⁻11, अगर आप मास पुट कर दोगे कितना, 6 इंटू 10⁻24 kg, अगर आप रेडियस पुट कर दोगे 6400 किलोमीटर, तो फाइनली आपको जी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, तभी आप यूज करनी होगी, अदरवाइज आप 10 भी यूज कर सकते हो। अगर आपके जो ऑप्शंस है ए बी सी डी, उनके आंसर्स में अगर बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है उनके वैल्यूज में, जैसे मान लो कि एक आंसर मान लो 2.1 है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2.2 है, ऑप्शन सी 2.3 है, ऑप्शन डी 2.4 है, उस केस में आपको फिर स्पेसिफिक वैल्यू यूज करनी होती है, जो भी आपको कोई वैल्यू डाल दो। अगर एक आंसर 5 है, एक आंसर 15 है, एक आंसर 20, एक आंसर 1 है, उस केस में आप जी की वैल्यू 10 यूज कर सकते हो, क्योंकि आंसर में ज्यादा डिफरेंस है। समझ रहे हो? सबको मेरी बात समझ आ रही है? सर एक बार फिर बता दो। बच्चों कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई क्वेश्चन है, मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन ए है 2.1 आंसर, ऑप्शन बी है 2.2, ऑप्शन सी है 2.3, ऑप्शन डी 2.4। ये बहुत ही बिल्कुल बारीकी आंसर है ना, तो उस केस में जी की वैल्यू या कोई भी वैल्यू जो आप हमेशा अप्रोक्सीमेट यूज करते हो, वहां पे आप 9.8 यूज करो।
क्योंकि ये काफी कम डिफरेंस है। अगर मान लो एक ऑप्शन आंसर 5 है, एक का 9 है, एक का 15 है और एक का मान लो 25 है। अब देखो ऑप्शन काफी वेरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जी के वैल्यू 10 यूज कर सकते हो आप। अरे सबको मेरे पास कुछ यस सर। ठीक है, चलिए। एंड बच्चों मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट इज जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये क्या है? रेडियस ऑफ मास। ये तो सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहा मैं, ये सबके लिए है मास। जी सबके लिए कॉन्स्टेंट है। और बच्चों कुछ बच्चे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया था। अगर वहां पे कोई प्लेनेट चेंज कर देते तो बच्चे उस केस में आप उसका जो मास, जो प्लेनेट का मास है ना, आपको वो डालना है, रेडियस उसका जो रेडियस है वो डालना आपको। आई सबको मेरी बात समझ में? ये जो फॉर्मूला है सबके लिए एप्लीकेबल है, हर मासिस के लिए। क्यों दे रखा है यहाँ पर फोर्स क्यों दे रखी है? फोर्स क्यों दे रखी है? यस सर। मैंने तो फोर्स के बारे में बात ही नहीं की। सर यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना, F यस सर, फॉर्मूले में। बच्चे अरे यही तो प्रॉब्लम है ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो ना। फॉर्मूले में बहुत कुछ लिखा हुआ है, या तो इसको ग्रीन भी दिखा रखा है, या तो इन्होंने ये नीचे मास भी दे रखा है। बच्चे ये समझो, आप खुद को कंफ्यूज कर रहे हो। भाई यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, जब फॉर्मूले की बात ही नहीं कर रहा, आप उस पर फोकस क्यों कर रहे हो? अब देखो इसका मतलब मैं जो बोल रहा था उस पर आपको फोकस नहीं था, आपका फोकस इस पे था कि ये क्यों लिखा हुआ है। नहीं सर, वो भी बच्चे समझा था, तो बाद में देखा था ना। हाँ तो ये क्यों देखना है बच्चे? ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? भाई जी की वैल्यू क्या होती है? एफ डिवाइड बाई एम। ये कट कर दो, आ गया अपना फॉर्मूला। चलिए चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखो क्वेश्चन तो क्या बच्चों, क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ अर्थ इज अबाउट 6400 किलोमीटर, ठीक है, एंड दैट ऑफ द मास इज अराउंड 3200 किलोमीटर। द मास ऑफ अर्थ इज अबाउट 10 टाइम्स द मास ऑफ मास, एन ऑब्जेक्ट वेज 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, what is the weight of the mass, sorry, what is the weight of the mass on the surface of Mars? Option A, B, C and D। ठीक है बच्चों, वेट निकालना है। याद करो वेट का फॉर्मूला क्या होता था? मास इंटू जी। याद है सबको? यस सर। ठीक है। अब देखो अगर हम अर्थ की बात करते हैं, भाई अर्थ पे क्या, अर्थ पे वेट है, वो क्या हो जाएगा? मास इंटू जी। जी कहाँ पे? अर्थ पे। ठीक है, मास तो फिर उसका जो मास उसी का है, ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, वो फिक्स है। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, नाउ वेट ऑन मास अपने को निकालना है, मास पे निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? एम इंटू जी एम। मतलब क्या है? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मास, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम इंटू कैपिटल जी एम, एम मास का मास डिवाइड बाय आर एम का स्क्वायर। अब एक काम करो, एक क्वेश्चन सेकंड है, एक क्वेश्चन फर्स्ट है, कुछ नहीं करना, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू एम डिवाइड बाय डब्ल्यू ई, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम जी मास, मास ऑफ मास डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मास का स्क्वायर डिवाइड बाय एम इंटू जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इस किसको यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। ये कट, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो वेट ऑन मार्स डिवाइड बाय वेट ऑन अर्थ, विच क्या, अब देखो क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं मार्स का मास डिवाइड बाय, बच्चों अर्थ का मास कितना है? 10 गुना है किसके? मार्स के मास से 10 गुना है, लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब आर ई ऊपर चला जाएगा, आर ई कितना अपना, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400, मास का कितना है? 3200, ठीक है, ठीक है, कट कट, तो ये क्या हो जाएगा?
अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 हो जाएगा ना। यस सर। तो देयरफॉर वेट और Yes, मास कितना था आपने, अर्थ पे 200 था, इनटू में 4 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया 80 न्यूटन। आंसर इज सी। किस किस को यहाँ तक समझ आ गया? yes sir, आ गया। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब बच्चों देखो, अगर हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन की बात कर रहे हैं बच्चों। अगर आपको याद हो, हमने जस्ट अभी देखा था क्या, जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू कितनी है, जी एम बाय आर स्क्वायर। बच्चों ध्यान रखना, पोल्स पे जो है ना, ये जो पोल्स है यहाँ पे रेडियस कम है अर्थ का और यहाँ रेडियस ज्यादा है। बच्चों रेडियस इक्वेटर पे ग्रेटर है रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल, therefore value of acceleration due to gravity at pole is greater than value of acceleration due to gravity at equator। किस किस को ये बात समझ आ गई? सर एक बार इसमें इक्वेटर और पोल बता दीजिए। बच्चे देखो, इक्वेटर क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जो यहाँ से पास कर रहा है। मैं आपको शो कर देता हूँ, ये देखो ये अपना इक्वेटर है और ये अपने पोल्स है। देखो देखो कितना डिफरेंस है, अराउंड 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। 21 किलोमीटर रेडियस कम है पोल्स पे। तो बच्चों अगर रेडियस कम होगा तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी? सर तो जी की वैल्यू कम होगी आई थिंक। आई थिंक क्यों बोल रहे हो भाई, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। अगर रेडियस Yes, कम होगा तो जी ज्यादा होगा, तो पोल पे रेडियस क्या है, कम है, तो पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी। यस सर। ठीक है, तो ये है बच्चों वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ अर्थ। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, हमेशा पोल पे ज्यादा है जी। ठीक है, तो बच्चों जैसे हम यहाँ से जाते हैं ना, अगर मान लो हम यहाँ से जा रहे हैं, हम यहाँ से जैसे इधर जाएंगे ना, तो जी की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है, जी इंक्रीजेस। ठीक है, आगे चले। तो अभी हम सर बात करें, आज यहीं तक रखें सर, बहुत कंफ्यूजिंग सा हो रहा है। क्यों इसमें कंफ्यूज, मतलब हाँ पूछो क्या डाउट है बेटा? सर बाकी आप कल मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दोगे? अच्छा ये कह रहे हो क्या? यस सर। बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं? आपका भी कितना रह रहा है? हाँ? सर आपने जो आज टॉपिक सोचा था उसका कितना रह रहा है सर आपका भी? उसका थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पेंडिंग है। ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। यस सर। ओके, बाकी बच्चों कुछ कंप्लीट करा लो। नहीं, इसमें थोड़ा लगेगा टाइम, मतलब एक दो क्वेश्चंस भी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू विद एल्टीट्यूड, हाइट का चेंज कैसे होगा, डेप्थ का चेंज कैसे होगा, ठीक है, अगर जो अर्थ की जो रोटेशन स्पीड उससे क्या क्या चेंज होगा, कुछ है एक दो क्वेश्चन। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। यस सर, अभी सिर्फ 5 मिनट्स हैं क्लास ऑफ होने में भी, 4 मिनट। बच्चों किस किस को लग रहा है कि ओवर हो रहा है ज्यादा, मतलब ज्यादा हो रहा है? नहीं सर मुझे तो ठीक लग रहा है क्योंकि उसमें भी पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड में। हाँ 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 सेम है बिल्कुल। चलो मैं एक टॉपिक और करा देता हूँ, ठीक है, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक करा यस देता हूँ। ये समझ आ गया पहले, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ शेप ऑफ अर्थ। भाई शेप देखो, एक्चुअली देखो अर्थ की जो शेप है ना, वो बिल्कुल हम मान तो लेते स्फीयर, वो स्फीयर है नहीं, वो शेप ऐसी है अर्थ की, थोड़ा ज्यादा टेढ़ा कर दिया, अर्थ की शेप ऐसी एक्चुअली, अरे नहीं है आपको दिख रही ना ये वाली, एक्चुअली अच्छा। अर्थ की शेप ऐसी है, ऐसी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है और पोल पे क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ओके सर। चलिए चलो फिर एक काम करते हैं, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके थैंक यू सर। सर। किसी को डाउट यहाँ पे, किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। चलिए एक सेकंड में आपको जल्दी से, सर पोल पे क्या ज्यादा होगा, ग्रेविटी? हाँ
पोल पे ग्रेविटी वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इक्वेटर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? और कोई डाउट किसी को? नो सर। चलिए बच्चों जल्दी से फॉर्म फिलअप करके अपना फीडबैक, अपनी अटेंडेंस लगाओ फास्ट फास्ट। सर सॉरी टू, अभी आपको कुछ बोलना है या क्या? नहीं मैम, हो गया मैम मेरा। ठीक है। आई जस्ट हैव अनाउंसमेंट टू मेक। सो स्टूडेंट्स, आज आपको पता था ना कि टेस्ट ओपन है, जैसा कि मैसेज ग्रुप में डाला था, है ना? यस मैम। इसमें से कितने बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है? एनीवन? नो मैम। नो मैम, हमने कर लिया। कर लिया, ठीक है। अगर जिसने नहीं किया है ना, जिन्होंने भी, तो कल मॉर्निंग तक टेस्ट ओपन रहेगा, तो दे कैन डू टिल टुमारो मॉर्निंग, ठीक है? सो यही अनाउंसमेंट था। एंड मेक श्योर कि टेस्ट दो, बिकॉज मार्क्स डजंट मैटर, है ना? बट आप टेस्ट देते हो जिससे प्रिपरेशन आपको एटलीस्ट इतना पता चलता है ना कि कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यू कैन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, या फिर आप अपना सेल्फ स्टडी में वो उस टॉपिक पे ध्यान दे सकते हैं, है ना? यस मैम। चलो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अभी फॉर्म फिल कर लो। थैंक यू मैम। बाय, ऑल द बेस्ट। Sir, can we leave now?